सो आगे नौकरियां तो इन लोग निकालेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो परीक्षा उससे क्या होगा, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है यूथ में, क्योंकि आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेंगे, आप एक ब्राइट स्टूडेंट भी है, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही है। अब सब लोग तो हाई क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं ना, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कैसे आगे सर्वाइव करेंगे। आत्मनिर्भरता तो वैसे ही है ना, हम लोग सब आत्मनिर्भर ही हैं, लेकिन फिर स्टेट का या सरकार के होने का क्या फ़ायदा हुआ कि जब ऐसे समय में लोगों के साथ वो नहीं खड़ी हैं। यूथ को ज़रूर टारगेट किया जा रहा है, जो लोग बहुत बुलंद आवाज़ के साथ बोल रहे हैं, चाहे वो कोई भी बोल रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म से बोल रहा है, उनको बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि आप मत बोलिए। जो लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे और आवाज़ उठा रहे थे सरकार की नीतियों के खिलाफ कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस सरकार को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। मैम, जो देश में भी हालात बने हुए हैं, आप कैसे देख रही हैं? और ख़ासकर युवाओं का जो भविष्य है, जो बेरोज़गार युवा इस टाइम सड़कों पे उतर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। बहुत ही बुरा हाल है इस समय पे, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। जैसे हम माइग्रेंट वर्कर्स या डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करते हैं, वो तबका तो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में इस टाइम पे, और आने वाले समय में जो बहुत ज़्यादा डेट में जाने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा कि लॉकडाउन एकदम से सरकार ने अनाउंस कर दिया, ना लोगों के घर जाने के लिए कुछ इंतज़ाम किए हैं, उसकी वजह से लोग अपने कुछ लोग जो गाँव तो पहुँच गए, लेकिन ना वहाँ पर रोज़गार है, ना वापस आने के लिए सिटी में ऐसा कुछ है। वैसे ही एजुकेशन में हम देख सकते हैं कि युवाओं के साथ क्या हो रहा है इस टाइम पर। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप किसी भी किसी भी एकेडमिक्स में अगर आप देख लेंगे, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस के हो, लोग यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हैं, टीचिंग जॉब्स नहीं मिलती हैं। अभी आपने देखा कि सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एडहॉक और गेस्ट फैकल्टी पे जो टीचर्स थे उन सबको हटा दिया गया है, और बाकी सब सेक्टर्स में भी युवाओं को बहुत मुश्किल हो रही है। आई मीन आने वाले समय में ज़्यादा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है बहुत सारे लोगों को, और सुसाइड रेट आप देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और ख़ासकर लॉकडाउन के टाइम पे कोविड पैंडेमिक में इतना पैनिक है कि सेमेस्टर्स रुक गए हैं। जिन लोगों ने मास्टर्स के बाद अपना एमफिल पीएचडी के लिए अप्लाई करना था वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स के ऊपर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। और इवन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुरू करने की कोशिश की थी, ओपन बुक, वो एक तरीके से उनकी वेबसाइट वो लोग इंटरनेट के माध्यम से वो चीज़ पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो उस चीज़ को भी नहीं कर पाए। तो बहुत लोगों का भविष्य इस टाइम पे बहुत स्टैग्नेंट सी पोजीशन में है। लेकिन सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है कि मोदी जी आपने परीक्षा तो करवा ली है नेट जी की, लेकिन अब रोज़गार तो दे दीजिए, नौकरी तो दे दीजिए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। परीक्षा करा भी लेंगे, वो भी ऐसे समय में, लेकिन रोज़गार का तो कुछ भी नहीं है, कोई नया रोज़गार नहीं निकाल रहे। ऑलरेडी जो इतनी लंबी लिस्टें, पूरी फाइलें पड़ी हुई हैं जिनमें लोगों के नाम हैं, उनको तो अभी तक पद पे उनको बुलाया नहीं गया है नौकरी के लिए। सो आगे नौकरियां तो इन लोग निकालेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो परीक्षा उससे क्या होगा, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है यूथ में, क्योंकि आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेंगे, आप एक ब्राइट स्टूडेंट भी है, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही है। अब सब लोग तो हाई क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं ना, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कैसे आगे सर्वाइव करेंगे। सो सरकार को यूथ की बात करते, यूथ जो 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है उसको बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो क्या करें, किसी तरीके से अपनी आवाज़ को पहुंचाना पड़ेगा ना। ये एक तरीके से रोष है युवा के मन में कि अगर हमारे लिए सरकार कुछ नहीं करती है, जिनको हमने ही इलेक्ट किया है, तो एक तरीके से रोष एक तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ये, कि इस चीज़ को कम से कम आप सीरियसली लीजिए। अगर वो कहते हैं, जैसे उनकी स्पीचेस में लगता है कि यूथ हमारा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, यही भविष्य है, लेकिन जब नीतियों की बात आती है, इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, उनको नौकरियाँ देने की बात आती है, तब वो लोग कुछ नहीं करते हैं उस चीज़ के बारे में। क्या आप मानते हैं मोदी सरकार की नीतियाँ विफल रही हैं? ज़्यादातर तो अगर मैं बोलूँ, खास करके लोअर जो क्लासेस हैं उनके लिए तो मुझे नज़र नहीं आता, जबकि वो बहुत ज़्यादा अपने भाषणों में बात करते हैं कि गरीबों के लिए उनके बैंकों में वो पैसा डाल देंगे और रोज़गार सबको मिलेगा और मनरेगा के थ्रू में, लेकिन वो नज़र तो नहीं आ रहा है ग्राउंड पे। कुछ उनकी नीतियाँ ज़रूर एक तरीके से सक्सेसफुल होती हैं, इंटरनेशनली ज़रूर वो थोड़ा छाए रहते हैं, पर आई थिंक उनको थोड़ा सा ध्यान नेशनल लेवल पे भी और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे ज़रूर देना चाहिए। और जो स्टेट्स हैं उनको एम्पावर करना चाहिए कि कम से कम विलेजेस तक, डिस्ट्रिक्ट तक वो पहुँचें और वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही। एक होता है कि पॉलिसीज़ को अनाउंस कर देना, उनका काम तो वो एक तरीके से, पर जो नीचे लोग हैं इंश्योर करना कि वो इम्प्लीमेंट भी हों। लेकिन इस पूरे पैंडेमिक में मोदी जी ने एक चीज़ पे बड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, वो दिया आत्मनिर्भर पर। आप कैसे देख रहे हैं आत्मनिर्भर पर? देखिए, एक कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन एक दिन आके कह देना कि सब अब आत्मनिर्भर हैं, उससे पहले आपने अब्रप्ट लॉकडाउन कर दिया बिना सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए। और इवन लॉकडाउन के बाद जब आपको इतना टाइम पीरियड मिला 2-3 महीने का, उसमें भी उसके बाद भी आफ्टर अनलॉकडाउन फेज़ में भी बहुत ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया कि लोगों के लिए कुछ किया हो। आत्मनिर्भरता तो वैसे ही है ना, हम लोग सब आत्मनिर्भर ही हैं, लेकिन फिर स्टेट का या सरकार के होने का क्या फ़ायदा हुआ कि जब ऐसे समय में लोगों के साथ वो नहीं खड़ी हैं,
है तो फिर आत्मनिर्भर मतलब कैसे, और आत्मनिर्भर कौन बन सकता है? जो एक डिग्निफाइड डिसेंट वर्क कंडीशंस में जी रहा हो हर इंसान। सो आप मिडिल क्लास तो अपने घरों में ही सैनिटाइज करके हाथ करके बैठ गए हैं मास्क लगा के, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो वो लोग जिनके रोजगार नहीं वो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? लेकिन इस लॉकडाउन में एक काम तो हुआ है, जो लोग CA/NRC का आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो हुई है। उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, पर थोड़ी सी बायस्ड कार्रवाई भी नज़र आती है। कुछ लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व, अब पूरी तरीके से हम तो नहीं कह सकते हैं, काम प्रशासन का है एक तरीके से, पर ये भी अब तथ्य सामने आने लगे कि एक तरीके से एक बायस्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे छात्र थे जो सिर्फ इकट्ठे आए, जो वैसे पहले भी हर मुद्दों पे बोलते आए हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको जेल में डाल देना और एक तरीके से लीगली उस प्रोसीजर को अपनी तोड़ मरोड़ के उस तरीके से इस्तेमाल करना, और जो असली लोग हैं जो उस घटना के लिए जिम्मेदार है, आई मीन मुझे तो पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन उस चीज़ के, और अभी तक जितने लोगों को पकड़ा भी उनके खिलाफ भी कोई प्रॉपर चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रहे, जो लोग 3-3, 4-4 महीने से भी हैं। सो कार्रवाई करना अच्छी बात है। लेकिन कल उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया, लोग कह रहे हैं ये गलत हुआ है, दिल्ली पुलिस सही कार्रवाई नहीं। देखिए अभी उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो पता चलेगा, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकती अभी, पर उमर खालिद को पहले भी अरेस्ट किया गया है, फिर री अरेस्ट किया गया है, अब फिर से एक बार और अरेस्ट कर लिया है, और उनके खिलाफ कह रहे हैं कि इन्होंने दंगे भड़काए हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग और थोड़ा समझ नहीं आता, सस्पिशियस लगता है कि क्या जो लोग पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जिनका कोई ऐसा सच कनेक्शन नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसी एक्टिविटी में, अदरवाइज़ उनके खिलाफ पहले भी जब पकड़ा था तो कुछ मिला नहीं था, तो वो थोड़ा सा सस्पिशियस है। बट ठीक है, प्रशासन अपना अगर काम कर रहा है, बट आई होप कि सरकार प्रशासन अगर जो लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया, इनोसेंट है, उनको रिहा। लेकिन लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि दिल्ली दंगों में खासकर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं, मुझे लगता है ये मैंने भी थोड़ा पढ़ा था कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, बट ऐसे ही हिंदू लोगों को भी जेल में डाला गया, ऐसी बात नहीं है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने का मैं बोलूँगी, बट आई थिंक एक यूथ को ज़रूर टारगेट किया जा रहा है। जो लोग बहुत बुलंद आवाज़ के साथ बोल रहे हैं, चाहे वो कोई भी बोल रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म से बोल रहा है, उनको बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि आप मत बोलिए। डराने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा थ्रेटनिंग माहौल, फियरफुल माहौल क्रिएट करने के लिए है, कि जो लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे और आवाज़ उठा रहे थे सरकार की नीतियों के खिलाफ, कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस सरकार को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। सो मैं नहीं बोलूँगी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, बट मुझे लगता है जो भी अपनी आवाज़ उठा रहा है उनको थोड़ा सा डर के रहना पड़ रहा है इस समय में। तो ये तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक है, तभी तो और लोगों को और इकट्ठा होना चाहिए, आके बोलना चाहिए, क्योंकि सब लोग जब एकजुट हो जाएंगे तो फिर कितने लोगों को पकड़ के डालेंगे ना, कितने लोगों को पकड़ेंगे, कितने लोगों के खिलाफ केसेस फाइल करेंगे। कुछ लोगों को ही सिलेक्टिवली उठा सकते हैं ना, एक माहौल पैदा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लोग अगर इकट्ठे बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे आएंगे तो मुझे लगता है, एंड अगर आवाज़ कुछ 1-2 इंसिडेंट्स की वजह से अगर सब लोग बोलना बंद कर देंगे और सब डरना शुरू कर देंगे तो ये तो गलत बात है ना। कानून तो ऐसे बनाए जा रहे हैं कि लोगों को डरना तो पड़ेगा ही। डरना तो पड़ेगा, डर लगता भी है, लेकिन वो उसमें समझदारी की बात है कि आप कैसे अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात है, आत्मनिर्भर भी होना चाहिए और अपना बचाव भी खुद करना चाहिए। लेकिन यूपी में तो ऐसी फोर्स बनने ना किसी से स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बना रहे हैं, बिल्कुल, और मैं बिल्कुल उसको क्रिटिसाइज़ करती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी हिस्टोरिकली ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं, जब ऐसी फोर्सेस स्टेट्स में अदरवाइज़ बनी है तो उनमें ज़्यादातर एनकाउंटर्स बहुत गलत हुए हैं, जो बाद में रिपोर्ट्स बनी और सामने आया भी है कि ये गलत तरीके से किए गए। सो उसकी मैं सोचती हूँ कि ऑलरेडी इतनी फोर्स हमारे पास है, सो मुझे नहीं लगता है कि पुलिस को एक्स्ट्रा एक तरीके से पावर्स दी जानी चाहिए।